आज हम इस क्लास में जो चैप्टर है वो लिया है हमने पृथ्वी के जो सबसे बड़े महाद्वीप है एशिया, उसके उच्चावच के बारे में। पिछली क्लास में हमने इसके 2 पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था और अब आज हम इसके तीसरे पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा जो इसका भाग है वो है नदियों के मैदान। अब ये जो नदियों के मैदान है, हमने ये नदियों के मैदान जहाँ एशिया की जो सेकंड पार्ट है, पर्वत श्रेणियाँ हैं, पठारी भाग है, मध्यवर्ती भाग में उसके बीच बीच में बहुत सारी नदी घाटियों के मैदानी भाग हैं। और ये भाग नदियाँ जो अपने साथ जो अवसाद लाती हैं उनसे बने हुए हैं। और चूँकि ये नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बने हुए हैं, इसलिए ये समतल और उर्वर मिट्टी से भी बने हुए हैं और इसीलिए ये नदियों के मैदान कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, उपजाऊ होते हैं, समतल होते हैं। इन नदियों के मैदानों में कुछ अधिक बहुत ज़्यादा बड़े हैं। अब जैसे हम सभी जानते हैं कि आपने जब जिस के पास अगर हिस्ट्री रही होगी या एक तरह से जनरल नॉलेज के रूप में हम सबको पता होता है कि प्राचीन जितनी भी सभ्यताएं थी उनका विकास नदियों के मैदानों में ही हुआ था। जैसे अब देखिए, अब दक्षिणी पश्चिमी एशिया है, उसके लिए हम कहते हैं कि वहाँ पर मेसोपोटामिया जो दजला फरात घाटी में के पास स्थित है उसका, दक्षिण एशिया में सिंधु एवं गंगा घाटी, पूर्वी एशिया में हांगू घाटी, ये सारी जो नदियाँ हैं वो प्राचीन संस्कृतियों की उद्गम स्थल हैं। इनके बारे में वैसे सभी बहुत कुछ जानते हैं। अब ये जो नदियों के मैदान हैं इसको हम निम्न भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं दजला फरात का मैदान। अब जैसे हम कह सकते हैं कि एशिया में दक्षिण पश्चिम में ये मैदान फैला हुआ है और साथ में ये जो मैदान है वो इराक के दजला और फरात नदियों के बीच के भूभाग, जिसे हम दोआब कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि इराक जो है देश, उसके दजला और फरात नदियों के बीच वाले भाग में स्थित है। इसे मेसोपोटामिया के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको अच्छी तरह से कर लीजिए नोट, क्योंकि ये एक लाइन के क्वेश्चन के आंसर के रूप में भी पूछा जाता है। और ये दजला और फरात नदियाँ जो हैं उत्तर में अरारात पर्वत से निकलती हैं और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई फारस की खाड़ी में मिलती हैं। साथ में जब ये खाड़ी में प्रवेश करती हैं तो ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं और शत्तल अरब के नाम से जानी जाती हैं। इस पैराग्राफ में देखिए आपके 1 नंबर के कई सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, इनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। खाड़ी में प्रवेश करने से पहले जब पहले मिल जाती हैं तो मैंने पहले बताया आपको कि शत्तल अरब के नाम से जानी जाती हैं। और ये दक्षिण पश्चिम एशिया के शुष्क मरुस्थल का ही एक पार्ट है जहाँ पे इन नदियों के जल से सिंचाई करके प्राचीन काल से कृषि की जाती है। प्राचीन काल में बेबीलोन, असीरी, सुमेरी, बहुत सारी प्राचीन सभ्यताएं इसी क्षेत्र या इसी भूमि पर विकसित हुई हैं। इसके बाद हम लेते हैं दूसरा, सिंधु गंगा का मैदान। इसे आप नक्शे के ज़रिए पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस मैदान का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में सुलेमान किर्थर पर्वत श्रेणी के पूर्व में और हिमालय पर्वत के दक्षिण में है। ये जो पूरा मैदान है वो सिंधु नदी के द्वारा बना हुआ है और साथ में गंगा नदी द्वारा भी बना हुआ है, लेकिन जो सिंधु नदी द्वारा बना हुआ मैदान है उसका ज़्यादातर भाग पाकिस्तान में है और जबकि गंगा का जो मैदान है वो भारत और बांग्लादेश में है। और ये पूरा जो एक तरह से दोनों नदियों के संयुक्त रूप से बना हुआ जो मैदान है, ये विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत जलोढ़ मैदान है। जलोढ़ मैदान होता है कि नदियाँ जो अपना पानी साइड में फैला देती हैं और फिर वापस लौट जाती हैं, तो वहाँ पर जो मिट्टी होती है उसको हम जलोढ़ कहते हैं। प्राचीन काल में सिंधु घाटी की सभ्यता और आर्य सभ्यता का विकास इस मैदान में हुआ था। ये विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ मैदानों में माना जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इरावदी के मैदान की। म्यांमार या बर्मा के दक्षिणी भाग में इरावदी नदी का मैदान है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हुए इस मैदान में म्यांमार की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है।
उसके बाद आता है मीनाम का मैदान। आपने सबने थाईलैंड देश का नाम सुना होगा। थाईलैंड में जो ये मैदान है वो जो मीनाम नदी है उसके द्वारा जो लाए गए पदार्थ हैं उनसे बना हुआ है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है और इसका विस्तार दक्षिण में मुहाने के समीप बहुत ज़्यादा हो रखा है, मतलब नदी के मुहाने पर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और ये मैदान चावल और बागाती कृषि के लिए प्रसिद्ध है। बागवान जो की जाती है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। फिर आता है मीकांग का मैदान। हिंद चीन के प्रायद्वीपीय भाग पर मीकांग नदी द्वारा निर्मित जो जलोढ़ मैदान है बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। और जो इसका पूरा विस्तार जो है पूर्व पश्चिम दिशा में, जहाँ पे मुख्य रूप में चावल और चाय की खेती की जाती है। फिर आता है सिक्यांग का मैदान। ये जो मैदान है ये चीन के दक्षिणी भाग में एक सिक्यांग नदी घाटी है, उसको पूरे घिरे हुए है। ये नदी पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, प्रशांत महासागर में गिरती है और पूर्वी भाग में उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। ये मैदान सकरा बहुत ज़्यादा है, लेकिन चावल और चाय की कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। उसके बाद आता है यांगटी सिक्यांग का मैदान। मध्य चीन में इस जलोढ़ मैदान का निर्माण यांगटी सिक्यांग और उसकी सहायक नदियों के जमाव से हुआ है। इसका पूरा भाग जो पूर्वी भाग है वो बहुत बड़ा है और उपजाऊ है, इसलिए चीन का जो सबसे ज़्यादा घना बसा भाग है वो इसी क्षेत्र में पाया जाता है। इसके बाद लास्ट है हांगो का मैदान। चीन के उत्तरी भाग में इस विशाल मैदान की उत्पत्ति हुआंगो और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुई है। इसके निर्माण में जो पश्चिम में लोएस का मैदान है वहाँ से भागकर लाई गई मिट्टी से होता है, जिसका रंग पीला होता है। इसी कारण जो इसे चीन का विशाल पीला मैदान भी कहते हैं। इस मैदान का ढाल बहुत ज़्यादा मंद है और नदी का तल ऊंचा है। इस कारण से नदी का जो मार्ग है वो हर वर्ष बदलता ही रहता है और वर्षा ऋतु में तो बहुत ज़्यादा भयंकर बाढ़ आ जाती है। इससे काफ़ी जैसे जनधन की हानि होती है, इसलिए इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। यह मैदान विश्व के प्रसिद्ध उपजाऊ मैदानों में से एक है। अब जो बाकी का जो है वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।